बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एटम के बारे में अब हमारी स्टोरी आगे बढ़ेगी और इसमें एक्सपेरिमेंट और लैब का वर्क इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक, और अब हमारे पास आएंगे ठोस सबूत, पक्के दलाइल। ठीक है, प्योर साइंटिफिक दलाइल के साथ अब बात होगी। इब्तदा तो डाल्टन से ही हो रही है। ठीक, डाल्टन ने अपने नॉलेज और पहले की ऑब्जर्वेशंस को देख के जो बातें की थी, ठीक, उनका कुछ यहाँ पे तस्करा मौजूद है। इसको पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एन एटम इज एन indivisible, hard, dense sphere. Atoms of the same element are alike. They combine in different ways to form compounds. In the light of Dalton's atomic theory, scientists performed a series of experiments. But in the late 80s, the early 90s, scientists discovered new subatomic particles. यहाँ तक बात की गई है डाल्टन के कुछ एक दो अहम पॉइंट्स की, कि डाल्टन ने कहा था कि एटम्स सख्त गेंदों की तरह, लफ्ज़ यूज़ करते थे बिलियर्ड बॉल्स। बिलियर्ड गेम होती है ना, बिलियर्ड बॉल, स्नूकर खेलते हैं ना, स्नूकर की सख्त गेंदें होती हैं। ठीक, बिलियर्ड बॉल्स की तरह हैं, ये आपस में टकराते हैं और हार्ड हैं, इसलिए वो टकरा के एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। डाल्टन ने कुछ उसी तरह की बातें की थी जो बोल्ट्जमैन की थी। ठीक है, लेकिन एक बात जो है वो नई है और वो काफ़ी पावरफुल है और उसकी ऑब्जर्वेशन के साथ बहुत ज़्यादा मैच करती है। वो बात वो ये थी कि दे कंबाइन। अच्छा, एक तो ये बात है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक, एक सेम एलिमेंट के एटम एक जैसे होते हैं। और अगली बात बड़ी पावरफुल है, दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स। वो मुख्तलिफ तरीक़ों से मिलते हैं और मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ये वाली बात बहुत गोल्डन बात है। मैं समझता हूँ सारी बातों में से इसकी ये बात बहुत बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग बात है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, लेकिन डाल्टन की एक बात सरासर गलत साबित हुई थी। ठीक, बहुत बुरे तरीके से फेल हुई। वो थी उसकी पहली बात, एटम्स इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं। शुरू से ही जो चली आ रही थी ना, एटमॉस, जो नाम ही यही था। ठीक, लफ्ज़ एटम निकला एटमॉस से। और ये डेमोक्राइटस ने ये टर्म बनाई थी। जो शुरू से जंग है ना जिनकी, डेमोक्राइटस एंड एरिस्टोटल, तो डेमोक्राइटस ने ये लफ्ज़ एटमॉस का नाम एटम रखा ही उसने था। और एटमॉस से निकला, इसका मतलब होता है कि ना टूटने वाला। ठीक है, ना टूटने वाला। तो अभी एटम डिस्कवर नहीं हुआ था कि डाल्टन ने भी इस बात की तस्दीक की कि ये इंडिविजिबल है। तस्दीक उसने लैब से नहीं की, तस्दीक उसने अपने दिमाग से दी। और उसने भी पहला पॉइंट डेमोक्राइटस की उस बात की तस्दीक करते हुए बनाया कि इंडिविजिबल है। लेकिन अभी एटम डिस्कवर नहीं हुआ है और देखें आगे क्या होता है। ठीक है, सन 1800 तक ये बात सही रही। उसके बाद 1900 में क्या हुआ है अब आप देख लें ज़रा। अच्छा, 1800 में भी, बट इन लेट 1800, ओके, लेट 1800, 1800 के आखिर में 1886 में क्या हो रहा है। अब हम चले जाते हैं ज़रा पीछे। ठीक है, 100 साल, 140 साल पीछे। ठीक है, 140 साल पीछे चले जाते हैं। गोल्डस्टाइन एक साइंटिस्ट है। गोल्डस्टाइन डिस्कवर्ड positively charged particles called protons. In 1897, J.J. Thomson found an atom. The negatively charged particles known as electron found in an atom. J.J. Thomson ने क्या किया, 86 में गोल्डस्टाइन का एक्सपेरिमेंट है और वो पॉजिटिव चार्ज डिस्कवर करता है। और 97 में J.J. थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है और वो नेगेटिव चार्ज डिस्कवर करता है। ठीक, गोल्डस्टाइन पॉजिटिव चार्ज डिस्कवर करता है, उसका नाम होता है प्रोटॉन। ओके, और जे थॉमसन नेगेटिव चार्ज डिस्कवर करता है और उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अंदाज़ा करें, एटम अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ, वो पहले ही टूट गया। ओके,
पहला पॉइंट बुरी तरह से फेल हुआ है, दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही साबित हुआ, तीसरा पॉइंट बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ। पूरी केमिस्ट्री असल में तीसरे पॉइंट में है। ठीक है, लेकिन बहरहाल पहली बात बुरी तरह से गलत साबित हुई। जो सदियों से एक यकीन चला आ रहा था कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल है, वो यकीन टूट गया, बनने से पहले ही टूट गया। ठीक है, इट वॉज established that electrons and protons are fundamental particles of matter। और ये बात लगने लगी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल है। क्या? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जी, फंडामेंटल बुनियादी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, फिर एटम भूल गया और ये एटम होंगे शायद। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स है। ठीक, ये बात साबित हो गई। और साबित क्या हुई, मतलब ये एक थ्योरी उस पुरानी थ्योरी के ऊपर कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल है, वो मर गया और उसकी थ्योरीज भी ख़त्म हो गई। ठीक है, मरने से मुराद मैं कह रहा हूँ वो नज़रिया मर गया। ठीक है, वो नज़रिया फौत हो गया कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल है। ठीक है, ये इंडिविजिबल पार्टिकल की कबर हो गई ना। ठीक है, कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल है। ये इंडिविजिबल पार्टिकल की जो कबर है उसके ऊपर एक नया पौधा निकल आया कि ये फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ है। ठीक है, ये नया पौधा निकल आया। समझे आप? होता है ना कभी कभार कबर से भी नए पौधे निकल आते हैं। ठीक है, तो इंडिविजिबल पार्टिकल तो दफन हो गया। ठीक है, वो नजरिया तो रिजेक्ट हो गया। लगता है ऐसे है कि क्रिएटर को ये बात पसंद ही नहीं है कि कोई उसको उसके आगे ये कहे कि किसी चीज़ को जवाल नहीं है, कोई चीज़ टूट नहीं सकती, वो फिर तोड़ के दिखा देता है। ठीक है, तो इवन के प्रोटॉन के बारे में भी यही सोचा गया ना कि ये नहीं टूट सकता। ठीक है, तो प्रोटॉन भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है, पाश पाश हो जाता है। ठीक है, फिर प्रोटॉन जिनसे बना है वो भी पाश पाश हो जाते हैं। ठीक, अब हम आगे क्या क्या बताते जाएं, दैट्स केमिस्ट्री, फिजिक्स तो है नहीं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन नहीं टूटता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है कि नहीं ये भी नहीं पता। ठीक है, अभी तक वो आइंस्टाइन भी बड़ा इस बात पे ये हंसता था और सोचता था कि कितनी अजीब बात है कि ना 100 साल हो गए हम इलेक्ट्रॉन समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। ठीक, सन 1900 में इलेक्ट्रॉन अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन कब डिस्कवर होता है, 1897 में। ठीक, तो 1900 कर लें आप। ठीक है, 120 साल हो गए, तो इलेक्ट्रॉन नहीं अभी तक समझ में आ रहा है कि इसका रेडियस क्या है, इसका साइज है कितना। ठीक, इसका चार्ज प्रोटॉन के बराबर क्यों है। वी कांट अंडरस्टैंड, वी स्टिल डोंट अंडरस्टैंड दिस इलेक्ट्रॉन completely. Based upon these observations, Thomson put forward his plum pudding theory। इस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करके जे थॉमसन ने एक नज़रिया पेश किया। प्लम कहते हैं आलू बुखारा या इस जैसे फल को प्लम कहते हैं। पडिंग कहते हैं हलवे को, हलवे टाइप चीज़ होती है मीठी, इंग्लैंड वाले शौक से खाते हैं। क्रिसमस जैसे हमारी ईद होती है तो क्रिसमस के त्यौहार पे वो उसको बनाते हैं और खाते हैं। प्लम पडिंग थ्योरी और आलू बुखारा हलवा थ्योरी। ठीक है, ये क्या चीज़ आ गई। हाँ, आलू बुखारा एंड हलवा थ्योरी समझाता हूँ आपको। ठीक है, आलू बुखारा एंड हलवा थ्योरी क्या है। इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर हुआ ना, थॉमसन साहब, प्लम पडिंग थ्योरी बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो गोल्डस्टाइन ने चार्ज डिस्कवर किया था ना, उसने सिर्फ पॉजिटिव चार्ज डिस्कवर किया था। ठीक, उसके एक्सपेरिमेंट से ये वाजे नहीं होता था कि ये कोई प्रोटॉन है या पार्टिकल है। ठीक है, उसका एक्सपेरिमेंट इस तरह का नहीं था, इतना डिटेल्ड नहीं था। आगे आएगा वैसे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आप ये ना समझें कि प्रोटॉन पहले ही डिस्कवर हो गया था। ठीक है, शायद मेरी बात से ऐसा फील हुआ हो या मैंने ऐसा बोला हो तो ठीक है, मैं आपको ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। लेकिन जो जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट हो के डिस्कवर हो गया था, बिल्कुल वाजे तौर पर डिस्कवर हो गया था। इसलिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पहले है, प्रोटॉन की बाद में। ठीक है, प्रोटॉन की जो वजाहत है ना वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से होती है। ये विलियम क्रूक्स है और रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट है, वो आगे आएगा। ठीक है,
रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है वो वाजे करता है कि ये जो पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन के का भाई प्रोटॉन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्लम पडिंग मॉडल, रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, सॉरी जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और उसने अपनी थ्योरी अपनी डिस्कवरी अनाउंस की। तो उसने अब वो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करने के बाद ना असल तलाश तो वही मैटर की थी कि मैटर बना हुआ किस चीज़ से, ठीक। अब उसने इलेक्ट्रॉन को जहन में रख के ना मैटर की एक पिक्चर बनाई। उसके जहन में पॉजिटिव चार्ज भी था गोल्डस्टाइन वाला, ठीक है, कि गोल्डस्टाइन ने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज है और वो डिस्कवर भी हो चुका है। अब उसके जहन में सिर्फ दो बातें थीं। एक था पॉजिटिव चार्ज जो पहले से था, वो क्या है कुछ नहीं पता, और दूसरा है एक पार्टिकल जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। उसने एक फील्ड सोची और उसमें उसने इलेक्ट्रॉन फिट कर दिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है जी, माइनस चार्ज वाले। बस ये कोई चीज़ है, कोई चीज़ सोची उसने, ठीक है। उसके जहन में फिर यकीनन जब हम कोई ऐसी फिगर बनाते हैं तो कोई ना कोई चीज़ आती है, ठीक है। शायद आपको भी देख के कोई बर्थडे केक याद आ रहा हो, केक या हलवा टाइप कोई मीठी चीज़ याद आ रही हो जिसमें इस तरह स्ट्रॉबेरी लगी होती हैं, हाँ। तो उसके जहन में वही मिठाई आई, प्लम पडिंग, जिसमें ड्राई फ्रूट लगे हुए होते हैं हलवे के अंदर। तो उसने यही सोचा कि चारों तरफ से एक पॉजिटिव फील्ड है, ठीक है, और वो हलवे की तरह है और उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फिट हुए हुए हैं, जैसे ब्रेड के ऊपर तेल लगे होते हैं या जैसे हलवे के अंदर किशमिश होती है, ठीक है, या उसकी पडिंग जो थी इंग्लैंड की उसमें प्लम्स होते हैं, ठीक। तो इसलिए उसको लगा कि मैटर शायद इस किस्म की चीज़ों का बना हुआ है, ठीक है। और उसने सीरियसली ये थ्योरी पुट फॉरवर्ड की थी, ठीक। और ये कुछ टाइम तक रही भी, लेकिन फिर बाद में रिजेक्ट हो गई। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद ये थ्योरी क्या हो गई, कम्प्लीटली रिजेक्ट हो गई। और असल में थ्योरी जो निकली वो बिल्कुल इसका उलट थी। जो बात डिस्कवर हुई ना, अब आप इससे अंदाज़ा करें कि कुदरत किस तरह खेलती है इंसानी जहन से। ये लोग अपने ज़माने के क्या, इंसानों की जो हिस्ट्री है ना उसमें ये ज़हीन तरीन लोग हैं जो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये बात हम नहीं कहते, ये बात मानी हुई है, ज़हीन तरीन लोग थे ये, अपने ज़माने के नहीं बल्कि इस ज़माने में भी इन जैसा ज़हीन शायद ही कोई हो। लेकिन आप देखें कि क्रिएटिविटी कैसे खेलती है, ठीक है, जहानत के साथ, ठीक है। स्मार्ट नेचर है या इंसान है, एक सवाल है। हम ज़हीन है कि नेचर ज़्यादा ज़हीन है, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक। बिल्कुल इसका उलट निकलता है। हालांकि चलें ये बात, हम डॉल्टन की बात को कह सकते हैं, उसने घर बैठ के बात सोची होगी या पता नहीं कहाँ बैठ के वो बात सोची होगी, ठीक है। अपने इल्म से उसने बात कर दी है, चलें डेमोक्राइटस को हम कह सकते हैं, बट इनके पास तो एक्सपेरिमेंट था ना, ठीक है। बट नेचर करती क्या है, ये खेलती है इंसानी जहन के साथ। ही postulated ही postulate कहते हैं कच्ची बात को, ठीक है। postulates पॉइंट्स को कहते हैं, ठीक है। थ्योरी के जो पॉइंट्स होते हैं ना वो postulates होते हैं, ठीक है। जैसे डॉल्टन के postulates थे, ठीक है। आगे बढ़े। ही postulated that atoms were solid structures of positively charged with tiny negative particles stuck inside. It is like plums in the pudding. उसने ये सोचा कि एटम सख्त हैं और एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर मुश्तमिल हैं जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज इस तरह फिट हुए हुए हैं जैसे हलवे के अंदर ड्राई फ्रूट फिट हुए हुए होते हैं, अंदर लगे हुए होते हैं। हम यूं काटते हैं और अंदर ड्राई फ्रूट लगे हुए नज़र आते हैं, जैसे आइसक्रीम के अंदर जो है ना वो उसको क्या कहते हैं, चलगोज़े या पिस्ते वगैरह लगे हुए होते हैं अंदर, ठीक है, इस तरह से। क्लियर। वैसे बहुत इंटेलिजेंट था ये, ठीक है। इसके एक्सपेरिमेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग थे, ठीक थे, बहुत बोरिंग, लेकिन इनके रिजल्ट्स बड़े अमेजिंग होते थे। मतलब इसके एक्सपेरिमेंट में ना बहुत देर बैठना पड़ता था, बहुत देर, ठीक है। सॉरी, जे थॉमसन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं।
बोरिंग एक्सपेरिमेंट, सबसे ज़्यादा बोरिंग एक्सपेरिमेंट जो था ना, वो उस ज़माने में एक खिलौना डिस्कवर हुआ था। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी साइंस का इसी चैप्टर में है, और कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हैं जो आप अगर करने बैठें तो आप नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है रिज़ल्ट के लिए। ठीक, एक्सपेरिमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके नतीजे बड़े इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन आपको पता है इंतज़ार क्या होता है? बहुत कहते हैं इंतज़ार की सूली पे ना लटकाओ हमें। इंतज़ार लोगों को इतना बुरा लगता है। इंतज़ार को किससे तशबीह देते हैं? फांसी के फंदे से, कहते हैं कि इंतज़ार की सूली पे। तो आगे ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हैं जो उन जिन्होंने किए उनके लिए ऐसा ही था जैसे इंतज़ार की सूली पे लटके हुए हों बेचारे। हम ऐसा एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैथोड रे एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस ज़माने में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ डिस्कवर हुई थी, इसको हम क्रूक्स ट्यूब कहते हैं। क्रूक्स ट्यूब। In 1895, Sir William Crookes performed experiments by passing electric current through the gases in discharge tube at very low pressure. ये खिलौना आज भी मिलता है, आज भी मिलता है। इसको प्लाज्मा बॉल कहते हैं। अब ये मिलता है इस शक्ल में। बॉल होती है, यहाँ से स्विच होता है, आप लगाएं और बीच में एक छोटी सी पिंग पोंग बॉल जितनी चीज़ होती है, वहाँ से बड़ी अमेजिंग कलरफुल शुआएँ निकलती हैं और लाइट हो जाती है। लगता है ऐसे कोई जादू हो रहा है। अमेजिंग खिलौना, आज भी बहुत इसको देख के फिज़िक्स की कई चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक, और ख़ास तौर पे मैटर की फोर्थ स्टेट आप प्लाज्मा देख सकते हैं इन एक्शन। ओके, ओके। तो विलियम क्रूक्स ने इसको असल में डिस्कवर किया था। इसको क्रूक्स ट्यूब कहते थे। He took a glass tube filled with two metallic electrodes which are connected to a high voltage battery. The pressure inside the tube was kept 10 to the power minus 4 atmosphere. बहुत कम प्रेशर है ये। When high voltage current was passed through the gas, shiny rays were emitted from the cathode which traveled towards the anode as shown in figure 2.1. These rays were given the name of cathode rays as these were originated from cathode. उसने एक शीशे की ट्यूब ली, क्रूक साहब ने, विलियम क्रूक ने। उसने शीशे की ट्यूब ली, शीशे की ट्यूब लेके तो उसने क्या किया कि अंदर से पंप करके हवा खींच ली। उसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, हवा खींच के बंद कर दिया इसको। तो एक था, एक को बैटरी के साथ पॉजिटिव लगा दिया और एक को बैटरी के नेगेटिव के साथ लगा दिया। नेगेटिव को कैथोड कहते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था। ठीक है, पॉजिटिव को एनोड कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से इधर हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तकरीबन 10 किलो वोल्ट, 10,000 वोल्ट। ठीक है, तो क्या होता है कि नेगेटिव से शुआएं निकलती हैं बहुत तेज़ी के साथ, पॉजिटिव की तरफ भागती हैं। इनको हम कहते हैं, क्योंकि ये कैथोड से निकलती हैं तो इसको हम कैथोड रेस कहते हैं। समझ में आई बात? यस। अब ये तो खिलौना तो बड़ा मशहूर था, साइंसदानों के पास भी था और शौकीन लोगों के पास भी था, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि अंदर होता क्या है। लोग समझते कोई जादू वगैरह है। ठीक है, कोई ऐसे मतलब आसमानी सुल्तानी चीज़ समझते थे इसको। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आता था कि ये है क्या, और किसी के पास इतनी इल्मी ताकत भी नहीं थी कि इसके साथ हैंडल कर सके। ठीक है, न्यूटन अपने ज़माने का बड़ा ज़हीन इंसान था ना। ठीक, तो न्यूटन को किसी ने, वो जैसे हम नहीं वो रगड़ते कंबल को सर्दियों में अंदर से और चिंगारियाँ निकलती हैं, ठीक, इस किस्म का एक्सपेरिमेंट न्यूटन के सामने किसी ने किया। न्यूटन ने इलेक्ट्रिसिटी देखी थी, बिजली। अच्छा चलिए, आसमानी बिजली तो सबने देखी थी ना, इसलिए बिजली अनदेखी चीज़ नहीं है, लेकिन न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर सका था कि ये क्या है। ठीक है, तो ज़हीन असल में नेचर है, या नेचर के पीछे जो सुपर नेचर है, ठीक है, वो है। बाद में फिर सारे आगे बढ़ते हैं। ओके,
तो ये राज किसी से वो नहीं हो रहा था, बेपर्दा नहीं हो रहा था, पर्दे में था ये राज। कैथोड रेज आर स्टडीड इन डिटेल एंड देयर प्रॉपर्टीज वर डिटरमिन्ड विच आर गिवन बिलो। जे थॉमसन साहब के हाथ लग गई ये ट्यूब, ठीक है। जे थॉमसन साहब के पास इतनी काबिलियत थी, एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे, इतनी काबिलियत थी उनके पास कि वो इसके बारे में इसके साथ टक्कर लेने के लिए तैयार हो गए, कैथोड रेज के साथ टक्कर लेने के लिए। कामयाब टक्कर थी उनकी। देखें क्या टक्कर के नतीजे में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया। दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। अब उसने रेज के सामने कोई गत्ता या कोई ऐसी चीज़ रखी होगी जिसमें सुराख होगा, तो उसने देखा रेज तो वाकई लेज़र बीम की तरह सीधी सीधी जाती हैं। ठीक, समझ में आ गई ये बात। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दे कैन कास्ट ए शार्प शेडो ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। ये साया भी बनाती हैं, जैसे सूरज की रोशनी का साया बनता है। अगर आप कोई चीज़ प्लस के निशान में काट के इनके सामने रख दें, ठीक, तो आपको इस प्लस के निशान कैथोड रेज के आगे, तो आपको प्लस के निशान की जगह क्या मिलेगा, अंधेरा मिलेगा, और बाकी जगहों से ये शुआएं पास हो जाएंगी। ठीक है, तो इनसे शेडो बनता है। दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर हम कंघी को रगड़ के नेगेटिव चार्ज वाली कंघी इसके पास रखें, तो ये नेगेटिव को रिपेल करके पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ठीक है, यस। तो इसका मतलब इनका अपना चार्ज क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव की तरफ जाती है तो वो खुद नेगेटिव होती है। यस। ठीक है, दे रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। जिस चीज़ को लगती हैं वो गर्म हो जाती है, ट्यूब खुद भी गर्म हो जाती है। जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज टू मास रेशो E/m रेशो। वेरी इंटरेस्टिंग। जे थॉमसन ने क्या किया, E/m रेशो फाइंड आउट किया इनका। ठीक है, क्या डिस्कवर किया उसने, E/m रेशो। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल बात आ गई है, हाँ, चार्ज टू मास रेशो। ये कुदरत की हैं दो ताकतें, एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कुदरत, इलेक्ट्रिक फील्ड। गहरी फिजिक्स आ गई है, सच में गहरी फिजिक्स। मैं आपको कुदरत की कुछ ताकतों के बारे में बताना चाहता हूँ। ये वो ताकतें हैं जो मेरी, आपकी या किसी चीज़ की नहीं है। ये अमेजिंग अमेजिंग पावर्स हैं। ठीक है, इंसान इनको अभी तक समझ नहीं सका पूरी तरह से, हमें कुछ समझ है इनकी। एक पावर है, इसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, नंबर 1, ये वो पावर है जो सबसे ज़्यादा पावर है, सख्त मजबूत पावर है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। क्या है, स्ट्रॉन्ग। एक दूसरी पावर है, उसको कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, WN। मैं खुद से नाम कह रहा हूँ। ठीक है, ये भी बहुत पावरफुल है, और ये दोनों एटम के न्यूक्लियस में होती हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी न्यूक्लियस के अंदर है, वीक न्यूक्लियर फोर्स भी न्यूक्लियस के अंदर है। ये उसके मुकाबले में वीक है, लेकिन बहरहाल इसकी ताकत का भी कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तीसरी ताकत है इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, जूम कर लेते हैं। तीसरी ताकत है इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो आप कंघी रगड़ते हैं और, ठीक है, बाल चिपक रहे होते हैं उससे, ठीक है, या कागज़ के टुकड़े चिपक जाते हैं कंघी से। किया है ना ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर बचपन इनकम्प्लीट रहता है। कुछ चीज़ें हैं जो शरारतें बचपन में इंसान ना करे तो वो बच्चा फिर सही नहीं होता है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसी शरारतें वो करनी ज़रूरी होती हैं ताकि इंसान को पता चले कि वो बच्चा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये वाली फोर्स है, समझ में आया, जो कागज़ के टुकड़े कंघी से चिपक जाते हैं, या सर्दियों में आपके स्वेटर कपड़े बॉडी के साथ चिपक रहे होते हैं ज़्यादा, दैट फोर्स इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, और एक चौथी फोर्स है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, यस। वो तो सबको पता है, जो मैग्नेट के अंदर होती है।
मैग्नेट के अंदर होती है, नॉर्थ साउथ मैग्नेट। उसके बाद पांचवी एक फोर्स है, बहुत अजीब व गरीब फोर्स है, सबको पता है लेकिन साइंसदानों का बहुत दिमाग इसने खाया है, इस फोर्स ने, लेकिन अभी तक कोई इससे पर्दा नहीं उठा सका है। दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे आम, सबसे चैलेंजिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन के ज़माने से सीना तान के खड़ी है ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने इसके बारे में काफ़ी डिस्कवर किया, कामयाब हुआ। आइंस्टाइन ने काफ़ी डिस्कवर किया, लेकिन इसका किस्सा अभी तक पूरा नहीं हुआ, किस्सा अभी तक अधूरा है। ठीक है, तीसरा कोई ऐसा नहीं आया अपना दिमाग लेके कि आके कहता कि हम भी पड़े हैं राहों में, इधर भी निगाह करम। ठीक, कोई ऐसा अभी तक नहीं पैदा हुआ, ठीक है, कि जो आके ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ ऐसी कोई कामयाब टक्कर ले और हमें हमारे इल्म में मज़ीद कोई ऐसा इजाफा कर जाए, खातिर खा इजाफा। ठीक है, कोई नई बात, कोई बड़ी बात, कोई ख़ास बात नहीं पता चल सकी उस ज़माने के बाद से लेके अब तक। ठीक है, Yes. अब इन हम कुदरत की ताकतों की बात कर रहे हैं। अब इसमें E/m रेशो में आपको समझाना चाहता हूँ, जो कैथोड रेज हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो कितनी मजबूत है मास के मुकाबले में। मतलब ग्रेविटी देखें मास को खींचती है। अब एक चीज़ है ना, ये देखो, ये एक गेंद है, अगर इसमें चार्ज है तो इसमें कौन सी फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना। Yes. ठीक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा क्या है, ये मैटर से बनी हुई है तो इसका मास भी होगा। Yes. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक अपनी ताकत होगी, ठीक है, और मास की ताकत हमें ग्रेविटी से पता चलेगी। Yes. ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल से पता चलेगी। तो इन दोनों ताकतों का मैं यहाँ कैपिटल जी लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल ग्रेविटेशनल पुल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो मास से होता है। ठीक है, तो इन दो फोर्सेस का क्या रेशो है, कौन सी कुव्वत इस पे कितनी ताकत से अमल कर रही है। ठीक है, वैसे मास इज नॉट फोर्स, मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि मास को कैसे फोर्स बना दिया आपने, मास तो फोर्स नहीं होता, मास तो कहते हैं अमाउंट ऑफ मैटर को। लेकिन मास जो महसूस होता है ना, वो दो चीज़ों से होता है, या इनर्शिया से फील होता है या फिर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से फील होता है। ठीक है, तो इन दो चीज़ों के दरमियान रेशो मालूम करना बहुत ज़रूरी था। साइंसदान इस बारे में, उनके जहन में सवालात थे। इस E/m रेशो से पता है क्या होता है, ये मालूम करना क्यों ज़रूरी होता है, इससे पार्टिकल्स की शनाख्त हो जाती है। क्या होती है, शनाख्त। जैसे खाना चखने से पता चलता है ना कि इसमें नमक और मसाले कितने कितने, पार्टिकल को भी E/m रेशो से आपको पता चलता है कि उसमें कौन कौन सी फोर्सेस कितनी अमल कर रही हैं। ठीक है, Yes. तो इसके E/m रेशो से शनाख्त हो सकती है पार्टिकल की। अब आपको समझ में आया कि अगर हम कैथोड रेज की E/m रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं तो इट मीन वी कैन डिस्कवर व्हाट द कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ, कि कैथोड रेज बनी हुई किस चीज़ से हैं, हमें ये पता चल जाएगा। किससे, E/m रेशो से। Yes. क्लियर हो गया, शनाख्ती कार्ड है ये पार्टिकल का। E/m रेशो क्या है, शनाख्ती पार्टिकल का शनाख्ती कार्ड है। शनाख्ती कार्ड साइंसदान पूछेगा चेक कराओ, वो बताएगा ये है ना, ये है मेरा शनाख्ती कार्ड। तो इसने शनाख्ती कार्ड चेक कर लिया था उसका। E/m रेशो, मजाक ना समझें आप इसको कि छोटा सा लफ्ज़ है गुजर गया। ठीक है, बहुत बड़ा काम था, इसको फिर उन्होंने गिफ्ट भी दिया था। ठीक है, Yes. आपको पता है गिफ्ट भी देते हैं, फिर जब साइंसदान अच्छा काम करते हैं फिर उनको गिफ्ट देते हैं। ठीक है, कुछ मुल्क हैं वो गिफ्ट देते हैं उनको बुला के, शाबाश भी देते हैं पीछे, ऐसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब्स। ठीक, लाइट पैदा होती है जब कैथोड रेज जाके टकराती हैं शीशे से या किसी ऐसी चीज़ से। वजह क्या है, लाइट तो पैदा होगी ना, क्योंकि कैथोड रेज में ठीक ठाक अमाउंट में एनर्जी होती है। Yes. दीज आर हाईली एनर्जेटिक, तो इसलिए एनर्जी रिलीज करेंगी अपनी और फिर लाइट पैदा करेंगी। इट वॉज फाउंड दैट द सेम टाइप ऑफ रेज वर एमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वॉज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। और ये बाद में पता चला कि चाहे आप
कोई भी गैस डालें, कुछ भी करें, ये वाली शुआएं ज़रूर पैदा होती हैं। मतलब इनका अंदर की गैस से कोई ताल्लुक नहीं था। ये वो बातें जो उसने डिस्कवर की। ऑल दीज प्रॉपर्टीज सजेस्टेड दैट द नेचर ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब और द मटीरियल ऑफ द कैथोड। द फैक्ट that they cast a shadow on of an opaque object suggested that these are not rays but these are fast moving material particles. They were given the name electrons. क्योंकि अब इसका अंदर की गैस से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ठीक। इसका इस किस चीज़ से आपने सोने का इस्तेमाल करो, लोहे का करो, जिस एलिमेंट का आप कैथोड यूज़ करो, ये फिर भी पैदा होती नहीं। इसका ना इससे कोई ताल्लुक वास्ता है, ना अंदर की गैस से कोई ताल्लुक वास्ता है, और ये सीधी मूव करती हैं। कोई चीज़ रोके तो रुक जाती है। एक और अहम पॉइंट था जो उन्होंने नहीं लिखा है, मुझे नहीं समझ में आता कि उन्होंने क्यों नहीं लिखा है वो पॉइंट। अगर आप कोई हल्की सी चीज़, हल्का सा पेडल इसके रास्ते में रखें, ये घूम जाता है, ठीक। देखिए वो छोटा सा बच्चे नहीं खिलौना इस्तेमाल करते हैं आजकल, इनकी पेंसिल के ऊपर भी होता है, छोटा सा पंखा होता है, हाँ। पंखे को आप फूंक मारे, पंखा घूमता है, हाँ, क्योंकि हवा मैटर है ना, ठीक। तो ऐसा काम आप इनके साथ करें कैथोड रेज के सामने तो वो घुमाती हैं। लाइट के सामने करें तो वो नहीं करती ऐसा। उसकी वजह क्या है? कैथोड रेज। इसका मतलब क्या हुआ? कैथोड रेज मैटर है या नॉन मैटर है? मैटर है, पार्टिकल्स हैं। समझ में आया? दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। कैथोड रेज का किस्सा यहाँ पे आके उनका राज खुल गया। कैथोड रेज पर्दे से बाहर आ गई कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनका नाम उसने इलेक्ट्रॉन रखा। सिंस ऑल द materials produce same type of particles and it means that all the materials contain electron. As we know, materials are composed of atoms and hence the electrons are fundamental particles of atoms. क्योंकि सारे केमिकल्स में, सारी चीज़ों में, सारे सब्सटेंसेस में एटम्स मौजूद हैं, एटम्स को लोग मानने लगे थे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस में मौजूद हैं? फिर इलेक्ट्रॉन्स एटम के ही कोई ज़र्रात हैं जो एटम से निकल रहे हैं, हर चीज़ में पाए जाते हैं ये, ठीक। इस तरह इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए और जे थॉमसन को शाबाश मिली, ठीक है, गिफ्ट भी मिला, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है प्रोटॉन की डिस्कवरी। वैसे तो ये 86 में हुआ है एक्सपेरिमेंट और इलेक्ट्रॉन का जो है वो बाद में हुआ है, ठीक है। तरतीब में गोल्डस्टाइन के एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ते हैं, बट इसकी जो कंफर्मेशन है वो रदरफोर्ड में जाके होती है, ठीक है। प्रोटॉन की डिस्कवरी in 1886 Goldstein observed that in addition to cathode rays, other rays were also present in discharge tube and these rays were traveling in opposite direction to cathode rays and he used a discharge tube having perforated cathode as shown in 2.2 and he found that these rays passed through the holes present in the cathode and produced a glow on the walls of discharge tube and he called these rays canal rays. कैनाल रेस। इसने क्या किया? इसने जो कैथोड था और दूसरा था एनोड, इसने कैथोड में सुराख कर दिए थे, जाली बना दी थी। मुझे ये एक्सपेरिमेंट बड़ा हैरत अंगेज़ लगता है। मुझे हैरत होती है कि साइंसदान कैसे अजीब होते हैं, मतलब अजीब अच्छे सेंस में मैं कह रहा हूँ, ठीक है। जैसे बच्चे अजीब व गरीब काम करते हैं, साइंटिस्ट भी बड़े अजीब व गरीब काम करते हैं, ठीक है। वो काम करेंगे जो मतलब कि माइंड में किसी के भी नहीं आ रहा होगा ना, वो करेंगे, ठीक है। और कभी कभार तुक्का भी बड़ा कामयाब हो जाता है, पता नहीं होता इसका नतीजा क्या निकलेगा, चलो करके देखते हैं, ठीक है, इस सोच की बुनियाद पे। अब पता नहीं उसके दिमाग में क्या ख्याल आया होगा, कैसे आया होगा, मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये बात है अजीब सोचने की कि उसने सोचा कि कैथोड को सुराख करके देखते हैं कि फिर एक्सपेरिमेंट के साथ क्या होता है। वैसे ही हाँ, जब उसने सुराख किया तो बड़ा अजीब काम हुआ। एक इधर से तो शुआएं आती थी, ठीक है, सॉरी इधर से उल्टा बता रहा हूँ मैं। इधर से तो शुआएं जाती थी जिनको हम कैथोड रेज कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन इधर से भी
अगर शुआएं आ रही हों तो वो तो नज़र नहीं आएंगी ना, क्योंकि सूरज की रोशनी में तारे कहाँ नज़र आते हैं। इसलिए सुराख से वो गुजर गई। जब सुराख से वो गुजर गई तो दूसरी तरफ अपीयर हो गई। यस ठीक है, पॉजिटिव रेज। पता चला कि ये तो पॉजिटिव शुआएं हैं। ठीक है, इस तरह ये दूसरी रेज डिस्कवर हुई हैं और पॉजिटिव चार्ज डिस्कवर हुआ और इनका नाम रखा गया कैनाल रेज। ठीक है, यस ये गोल्डस्टाइन का एक्सपेरिमेंट है। कैनाल रेज के साथ भी एक्सपेरिमेंट हुए। उनकी क्या प्रॉपर्टीज डिस्कवर हुई? प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेज वर एज फॉलोज। दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू कैथोड रेज। ये कैथोड रेज से ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज यानी नेगेटिव की तरफ झुक जाती थी, पॉजिटिव को रिपेल करती थी। इसका मतलब खुद क्या थी? खुद पॉजिटिव थी। The nature of canal rays depends upon the nature of gas present in the discharge tube. कैनाल रेज की जो खूबियाँ होती थीं वो अंदर मौजूद गैस के ऊपर होती थीं, हालांकि कैथोड रेज की खूबियाँ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थीं। ठीक है, यस और एनोड रेज की जो खूबियाँ हैं वो इसके ऊपर डिपेंड कर रही थी कि कौन सी गैस मौजूद है। हाइड्रोजन डालोगे तो कुछ और किस्म की पॉजिटिव रेज निकलेंगी, हीलियम डालोगे कुछ और किस्म की निकलेंगी। ठीक है, तो गैस के ऊपर डिपेंड कर रही थी। दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, ये एनोड से नहीं निकल रही थी। इनफैक्ट दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द रेजिडुअल गैस एंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड आयनाइज देम एज फॉलोज। अब हो क्या रहा था? इन शुआओं की जो पैदाइश है वो कैथोड से नहीं हो रही थी। ये कैथोड पे बन नहीं रही थी, बन के यहाँ से निकल नहीं रही थी, बल्कि कैथोड से जब शुआएं निकलती थीं, कैथोड से जब शुआएं निकलती थीं तो वो गैस से टकराती थीं। बीच में गैस से टकराती थीं तो उस गैस में ये शुआएं पैदा होकर इस तरफ उल्टी सिमत में चल पड़ती थीं। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि जो गैसेस हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये इक्वेशन थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक, इक्वेशन थोड़ी ठीक नहीं लग रही, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो इन्होंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन, अच्छा सही है, ठीक है, ये कैथोड रे का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कैथोड रे के इलेक्ट्रॉन के टकराने से एम पर, इसको यहाँ रख देते तो ज़्यादा बेहतर होता, कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा। ठीक है, कैथोड रेज के टकराने से जो भी मैटर है बीच में वो आयनाइज हो रहा है। ठीक है, एम प्लस इलेक्ट्रॉन, और इस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आया? ये गैस है, मैं एम की जगह जी लिख दूं, जी फॉर गैस। यस ठीक है, ये गैस है, ये कैथोड रेज टकराई इससे तो गैस क्या हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है, गैस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और पॉजिटिव चार्ज इसलिए हुई है क्योंकि गैस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन गंवा दिया। अब ये जो गैस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, ठीक, और हो सकता है उसके सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए हों, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए हों। ठीक, और इस पर बहुत सारा एक चार्ज आ गया हो, ये खाली न्यूक्लियस बन गया हो, ये फिर किस तरफ चलेगा? ये चलेगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव यानी कैथोड की तरफ भागेगा। Yes. और अगर कैथोड में सुराख है तो उससे निकल के दूसरी तरफ निकल जाएगा। Yes. फिर ये गैस का आयन डिटेक्ट भी हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया आपको? मास ऑफ दीज पार्टिकल्स was found equal to that of protons or simple multiple of it. The mass of proton is 1840 times more than that of electron. प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1840 गुना ज़्यादा है। तो इन का जो मास आ रहा था वो या तो प्रोटॉन के बराबर आता था या उस प्रोटॉन के मास का मल्टीपल आता था, उस प्रोटॉन के मास के टेबल में आता था। ये समझते हैं आप? सिंपल मल्टीपल ऑफ इट, यानी इन शुआओं का एनोड कैनाल रेज या एनोड रेज का जो मास था वो कितना था? इनका मास या तो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर था यस
या 1 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर था, या 2 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर था, या 3 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर था, या 4 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर था, और चलते जाओ। यस। ठीक है, इसको कहते हैं मल्टीपल। ठीक है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आती थी, इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं आती थी। अगर आप किसी चीज़ को आइडेंटिकल मासेस से बनाएंगे बिल्कुल सेम, तो उसका मास क्या करेगा, जंप करेगा ना, या इतना या इतना या इतना या इतना या इतना, कोई बीच में वैल्यू आएगी? नहीं आएगी। तो एक प्रोटॉन होगा तो 1 मास ऑफ प्रोटॉन, हाइड्रोजन डालोगे तो इतना मास आएगा। ठीक है, अगर 2 प्रोटॉन हुए इतना मास आएगा, 3 हुए इतना, 4 हुए इतना, 5 हुए इतना, तो एक फिक्स वैल्यू में जंप करती जाती थी इसकी वैल्यू। इसको कहते हैं मल्टीपल, सिंपल मल्टीपल। Thus, these rays are made up of positively charged particle, and the mass of charge of these particles depend upon the nature of gas in the discharge tube, and hence the different gases produce different type of positive rays, and having particles of different masses and different charges, keep in mind that positive particles produced by the gas will be the same type, and positive rays produced by the lightest gas, hydrogen, contain protons. मुख्तलिफ गैसेस को डालते गए, एक्सपेरिमेंट करते गए, और उन्होंने देखा मुख्तलिफ़ किस्म के हमें शुआएँ मिलती हैं, कुछ भारी मिलती हैं, कुछ हल्की मिलती हैं। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए उन्होंने जब सबसे हल्की गैस को अंदर यूज़ किया, तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, और उससे जो शुआएँ निकली वो जस्ट प्रोटॉन थे, सिर्फ प्रोटॉन। यस। समझ में आया? यस सर। क्योंकि हाइड्रोजन में सिवाय एक प्रोटॉन के और कुछ भी नहीं होता। यस सर। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कैथोड रेज आएंगी, टकराएंगी, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन जस्ट एक प्रोटॉन ही रह जाता है। ये हाइड्रोजन गैस है, ये तुम कैथोड शुआएं फेंको इसके ऊपर, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल कैथोड शुआएं, आपको क्या मिलेगा? एक H+ आयन मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो कैथोड शुआओं के साथ चला जाएगा। ये क्या है तुम्हारे पास? ये सिवाय प्रोटॉन के कुछ भी नहीं है, जिसको आप H+ आयन कह रहे हो। यस। ठीक है, कंगाल हो गया बेचारा। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन चला गया, कहाँ रहा एटम? पीछे एक प्रोटॉन ही रह गया। दिल ही नहीं गया तेरे हाथों जुनून शौक, बज़्म खिरत भी बन के तमाशा उजड़ गई, उजड़ गया बेचारा। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। खोलो ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्टोरी के बाद अब तीसरा किरदार न्यूट्रॉन अगर डिस्कवर हो जाए, शिकार हो जाए ये, ठीक है, निगाहों से, साइंसदानों की निगाहों से अगर ये शिकार हो जाए, तो कहानी के 3 किरदार मिल जाएंगे और हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एटम की दास्तान और रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट और बहुत ही कहानी के एक, क्या कहना चाहिए कि हाँ, गर्दिश वाले, क्या खूबसूरत तरतीब में ये इवेंट्स हुए और डिस्कवर हुए। यस। हम जब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ के हम टॉपिक तो फिनिश कर देंगे अभी, ठीक है, यस। अभी तक का, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह रदरफोर्ड को स्टडी करेंगे। लेकिन आप जब इसको स्टडी करेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि जो चीज़ें हुई हैं, जो वाक़यात हुए हैं, वो कितनी खूबसूरत तरतीब में हुए। यस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर होना, फिर प्रोटॉन का डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। असल में प्रोटॉन नज़र तो आ गया था पहले, कंफर्म बाद में हुआ है। ठीक है, कंफर्म बाद में हुआ है। इलेक्ट्रॉन की कंफर्म डिस्कवरी, प्रोटॉन की कंफर्म डिस्कवरी एंड न्यूट्रॉन की कंफर्म डिस्कवरी, और उसके बाद रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग, है ना। यस। और फिर हम कहानी के सबसे ब्यूटीफुल पार्ट में आ जाएंगे। मैं ये कहना चाहता था एक्चुअली, ठीक है, खूबसूरत मोड़ होते हैं ना, हाँ, सफ़र में कुछ मोड़ बड़े खूबसूरत होते हैं। इस दास्तान का सबसे खूबसूरत मोड़ यही है। ठीक है, खूबसूरत मोड़ पे हम आ जाएंगे। खूबसूरत मोड़ पर आने से पहले डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हो जाए, ठीक है, फिर खूबसूरत मोड़ पे आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Rutherford observed that the atomic mass of an element could be
explained on the basis of the masses of electron and proton only. रदरफोर्ड ने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल गया हमें, बस ठीक है, हमें किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसी से ही एलिमेंट और एटम और उसके बारे में सारी बातें हम बता सकते हैं, ठीक है। गुरु बनने की कोशिश कर रहे थे रदरफोर्ड साहब। नहीं, कौन कह रहे थे? हाँ, रदरफोर्ड। यस। अच्छा, ओके। रदरफोर्ड यहाँ आ गए, तशरीफ़ ले आए इधर, हालांकि हम उनका इंतज़ार आगे कर रहे थे, कुछ ज़्यादा जल्दी आ गए। ही प्रिडिक्टेड, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं एक लफ्ज़ पढ़ना भूल गया था, ठीक। दोबारा शुरू करते हैं, दोबारा लेट्स डू दिस अगेन। दोबारा। अच्छा, अब आपने ये माइंड में रखना है, अब हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि साइंसदानों ने सोचा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो हमें मिल गए, लेकिन एटम में अभी भी कुछ कमी है। यस। ठीक, एटम में अभी और भी कुछ वज़न था जो डिस्कवर नहीं हो रहा था, एटम में कुछ और भी भारी चीज़ थी जो बोझ था, ठीक है, जिसका पता नहीं चल रहा था ये बोझ किस चीज़ का है, ये मास किस चीज़ का है, ये वज़न किस चीज़ का है। ये बात उनके जहन में थी, एक और क्वेश्चन मार्क था उनके माइंड में, एक और खला था जो पुर होना बाकी था, एक और सवाल उनके जहन में था जो खटक रहा था। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, ओके। Rutherford observed that the atomic masses of the element could not be explained on the basis of masses of electron and proton only. He predicted in 1920 that some neutral particles having mass equal to that of proton must be present in an atom. Thus, scientists were in search of such a neutral particle. Eventually, in 1932, Chadwick discovered neutron, and when he bombarded alpha particles on beryllium target, he observed that highly penetrating radiation were produced, and these radiations were called neutrons. रदरफोर्ड साहब जो थे, जिनका आगे आएगा एक्सपेरिमेंट बड़े खूबसूरत मोड़ पे, ठीक, उन्होंने डिस्कवर किया कि सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से सारी दास्तान नहीं बता सकते, दास्तान में कोई और किरदार भी है खुफिया जो छुपा हुआ है, जो अपना काम कर रहा है लेकिन नज़र नहीं आ रहा है, ठीक। तो उसने कहा कि हम नहीं कर सकते, उसने प्रिडिक्ट किया, पेश गोई की 1920 में। रदरफोर्ड ने कहा कि कोई और मास भी है और वो न्यूट्रल पार्टिकल है, उसका कोई चार्ज नहीं है लेकिन वज़न है उसका, और वो लगभग प्रोटॉन के बराबर है, ठीक। आप यूँ समझ सकते हैं तकरीबन आधा मास गायब था, ठीक है, तकरीबन आधा मास गायब था एटम का और वो मिल नहीं रहा था, ठीक। और फिर उसने क्या किया, साइंटिस्ट ने सर्च किया, इस पार्टिकल को तलाश किया, बिल आखिर 1932 में वो मिल गया। जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट था, उसने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया? उसने बम्बारमेंट की अल्फ़ा पार्टिकल्स की। अल्फ़ा क्या होते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप यूँ समझ लें कि जो नीचे पीरियोडिक टेबल में जो दो नीचे एक गिरोह पाए जाते हैं, दो गैंग हैं, ठीक है, ख़ासतौर पर नीचे वाला गैंग ख़तरनाक है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें यूरेनियम देखा है ना आपने, जिससे एटम बॉम्ब वगैरह बनता है। तो इस किस्म के जो एटम्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, उनसे शुआएँ निकलती हैं। अब उन शुआओं में से एक किस्म है अल्फ़ा शुआएँ। ये असल में शुआ नहीं है, इनको हम शुआ कहते हैं, शुआ की तरह होते हैं, ठीक है, लेकिन ये हैं पार्टिकल्स, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल्स, उसने बहुत पावरफुल शुआएँ होती हैं, बहुत पावरफुल पार्टिकल्स होते हैं। उसने बेरिलियम एक मेटल होती है, ये भी पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, इसका साइन होता है Be। ये मैग्नीशियम ग्रुप 2 में पाई जाती है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ पहले पीरियोडिक टेबल की बच्चे को ज़ियारत करवाई जाए, उसकी शक्ल दिखाई जाए पीरियोडिक टेबल की, ठीक है, वो देखेगा पहले, बाद में उसको केमिस्ट्री पढ़ाई जाए। पता नहीं क्यों केमिस्ट्री की बुक्स में इसको शुरू में नहीं डालते। शुक्र है आपके माइंड में है पहले से। तो बेरिलियम के ऊपर उसने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स की ज़ोरदार बम्बारमेंट की, फायरिंग कर दी उसने, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ, बहुत अजीब हुआ, बहुत अजीब, इससे ज़्यादा अजीब और क्या हो सकता है। बेरिलियम कार्बन बन गया बेरिलियम कार्बन बन गया। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी को गोली मारें, किसी
मूवी में, ठीक है, और वो मुजरिम किसी और शक्ल में कोई और रूप बन जाए। मैं तो ये नहीं हूँ, मैं तो फलां हूँ। हाँ, कितनी अजीब बात है ना। गोलियां खाने के बाद वो कोई नया जन्म आ जाए उसमें। हाँ, नई चीज़ बन जाए वो। अल्फा पार्टिकल से मार खाने के बाद बेरिलियम क्या बन जाता है? कार्बन बन जाता है, कोई और एलिमेंट बन गया। और साथ में क्या हुआ? उसमें से न्यूट्रॉन्स निकले, ऐसे पार्टिकल्स निकले जिन पे ना तो कोई चार्ज था, ठीक, कोई चार्ज नहीं था, ना तो पॉजिटिव था ना नेगेटिव, लेकिन उसका मास तकरीबन प्रोटॉन के बराबर था। Yes. अमेजिंग। आप सोचें रदरफोर्ड कितना खुश हुआ होगा, ठीक, जेम्स चैडविक भी, कि ये देखें ये था वो, यही छुपा हुआ था, ठीक है, कोई शनाख्त नहीं थी कोई इसकी, कुछ भी नहीं, ठीक है, छुपा हुआ था अंदर एटम में। तीसरा किरदार भी मिल गया। न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। क्योंकि इन पे चार्ज कोई नहीं ना, ये इसलिए गुजर जाते हैं। Yes. जिस चीज़ पर चार्ज ना हो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करती है। क्यों? ना तो किसी से अट्रैक्ट होती है ना रिपेल होती है, इसलिए सीधी गुजर जाती है। ओके, Okay. इसलिए ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं, मतलब आर पार हो जाते हैं ईजिली। मास ऑफ दिस पार्टिकल्स वाज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, तकरीबन प्रोटॉन के बराबर था। ओके, Okay. और थोड़ा सा ज़्यादा होता है वैसे प्रोटॉन से, ज़रा सा ज़्यादा होता है। यहाँ पे आके हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम आगे इस स्टोरी को डिस्कवर करेंगे, ठीक है, अमेजिंग स्टोरी। ये बॉक्स हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, और फिर हम उसके साथ ही खूबसूरत मोड यानी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे आ जाएंगे, ठीक है। एंड स्टोरी इज़ गेटिंग मोर सीरियस एंड सीरियस एज गोज़ अहेड। जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं, ठीक, नए नए हीरोज़ निकल के सामने आएंगे एंड स्टोरी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है।